नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। हर एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न नहीं आता है। तो आज से इस चैनल पर इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच कराया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करिए, तो आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो जो है डेली नहीं आ पाएगा, क्योंकि डेली आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि हम लोग एडिटर तो है नहीं, हम लोग एक टीचर हैं, तो हम लोग पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो एडिट वगैरह जो है हम लोगों से उतना नहीं हो पाता है। इस वजह से वीडियो डेली नहीं आ पाता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो डेली नहीं आएगा, 1-2 दिन का गैप हो सकता है और 1-2 दिन पर वीडियो जो है आता रहेगा। और हम लोग जो है पूरे अच्छे तरीक़ा से पूरे डिटेल्स में इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं सभी वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपको बताया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में कवर करेंगे पूरे डिटेल्स में, और अच्छे तरीक़े से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पूरे ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि पूरे ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, तो देखिए ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, अगर इस ग्लोब को आप बीचों बीच 2 भागों में अगर बांटते हैं तो इस लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है पूरे हिस्से को, और इस लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत जो है पीला कलर का है, भारत का मैप, तो वह किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है पूरे ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत जो है दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। देखिए, इन सभी एरिया को जो है एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया एक महादेश है और एशिया महादेश में ही भारत है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि एशिया महादेश में भारत कहाँ है, तो दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। ग्लोब के संबंध में भारत के लिए बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। वही भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो अब आइए हम इसको जो है अच्छे तरीक़े से समझते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, जो ग्लोब होता है यानी जो पृथ्वी है, इस पर जो है 2 तरह की काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है। जो इस तरह की सपाट रेखाएं होती है इनको जो है अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, और जो लंबवत खींची जाती है पृथ्वी पर, ग्लोब पर, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। और ये दोनों रेखाएं जो है अलग अलग एंगल पर निर्धारित की जाती है, अलग अलग एंगल पर इनको बनाया जाता है, इनको खींचा जाता है। अब पृथ्वी पर किसी भी देश का या फिर किसी भी जगह का लोकेशन बताना हो, एग्जैक्ट लोकेशन, तो इन्हीं रेखाओं से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता किया जाता है कि वो कोई देश जो है कहाँ पर है। जैसे अगर किसी देश को पता लगाना है तो हम इन रेखाओं से पता लगा सकते हैं कि किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच वह देश है, या फिर किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच वह देश है। जैसे देखिए, भारत जो है ग्लोब पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में भी है और 2 देशांतर रेखाओं के बीच में भी है। तो अगर पूछा जाए कि भारत जो है किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है, तो हम कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 2 जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हीं दोनों के बीच भारत है। अगर पूछा जाए कि किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच भारत है, तो हम ये कह सकते हैं कि 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच भारत स्थित है। तो वही लोकेशन जो है इसके पहले हम लोग पढ़े। तो इन रेखाओं से किसी भी देश का या फिर किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बारे में प्रॉपर तरीका से अगर जो है इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा जाता है, जब हम केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको समझा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम क्षेत्रफल की बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी को पता होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, एरिया है,
वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है भारत है। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है, भारत से भी 6 बड़े देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, भारत से ज़्यादा है। तो वो कौन कौन सा देश है? तो सबसे पहले स्थान पर आता है रूस, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राज़ील और छठे पर जो है ऑस्ट्रेलिया आता है और सबसे लास्ट में 7वें नंबर पर भारत आता है। यानी भारत से ये 6 ऐसे बड़े देश हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और बेसिकली आपको इसमें 3 ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है। तो पहले पर रूस है, दूसरे पर कनाडा और तीसरे पर चीन है, जिनका क्षेत्रफल जो है बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। मतलब अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल को, पूरे पृथ्वी को अगर 100% माना जाए तो उसमें से 2.4% जो है अपना भारत का क्षेत्रफल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुआ था और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं तो जो भी डाटा से प्रश्न पूछा गया है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न पूछा गया है। और प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है। तो 2011 में हुआ था, तो 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। तो अब जो है 2026 में जनगणना हो रहा है, उसका पहला चरण चालू हो गया है और 2027 में दूसरा चरण हो जाएगा और 2027 में जनगणना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जनगणना के 2011 के अनुसार ही जो भी डाटा है उसको याद करना है। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि अनुमान लगाई है कि भारत की जनसंख्या कितना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करें तो यूनाइटेड नेशन है या फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। तो ये सब जो है अनुमान लगाती रहती है देशों की कि कितनी जनसंख्या हुई है। तो इनके द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो भारत की अनुमानित जो वर्तमान में जनसंख्या है वो लगभग 147 से 148 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि चीन को पछाड़ दी है। मतलब चीन जो है अब जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है और भारत जो है पहले नंबर पर आ गया है पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है तो भारत का हो गया है, लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, अब पूछा जाए कि जो 150 करोड़ है ये पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो लगभग 18.5% है। ठीक है, लेकिन जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ये पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो वह लगभग 17.5% है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले स्थान पर आ गया है भारत जनसंख्या के मामले में और दूसरे स्थान पर चला गया है चीन और तीसरे स्थान पर भी ध्यान रखिएगा अमेरिका है। तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, तो अभी जो है आपको 2011 की जनगणना का ही डेटा याद रखना है, अनुमानित भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि जब जनगणना का रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर भारत की हम लंबाई की बात करें, लंबाई का मतलब क्या है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है भारत का कितना है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना लंबा है, तो 3214 किलोमीटर लंबा है। वही अगर हम पूर्व से पश्चिम का विस्तार की बात करें तो 29 से 33 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि भारत जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई उसकी कितनी है, तो 29 से 33 किलोमीटर है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह गोवा है। ठीक है, तो अब आइए हम भारत के पड़ोसी देश को समझते हैं। देखिए भारत के जो है कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। 7 स्थलीय पड़ोसी देश को आप इमेज में देख सकते हैं। कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये कुल 7 जो है स्थलीय पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, बचपन में बीए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सातों जो है पड़ोसी देश को याद कर सकते हैं। इसमें ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन और प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, मे से हो जाएगा म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान।
तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सातों याद कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको मैप से देखते हैं, मैप से अगर याद करते हैं तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। मैप को अगर आप बार बार देखते हैं तो आपको सातों स्थलीय पड़ोसी देश आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दो समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि एक तो श्रीलंका हो जाएगा और दूसरा जो है मालदीव है। ये दोनों जो है समुद्र में ही है, तो इसलिए इनको समुद्री पड़ोसी देश कहा जाता है भारत का। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, मतलब उसकी सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ लगती है। तो वह देश है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। और वही पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, कौन सा पड़ोसी देश है, तो वह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को फिलहाल देखा जाता है वर्तमान में कि वो भारत के साथ 9 के बराबर जो है सीमा साझा करता है। हालांकि अब ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह अफगानिस्तान है, और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है। तो अब आइए हम भारत के संबंध में कर्क रेखा को समझते हैं। देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको कर्क रेखा के बारे में बता दूं। इसके पहले ही हम लोग पढ़ें कि जो ग्लोब होता है, जो पृथ्वी होता है, उस पर जो है अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। जो सपाट रूप में होती है उसी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो जो बीचों बीच अक्षांश रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश होता है। और भूमध्य रेखा से जो ऊपर की रेखा है उसी को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से जो नीचे की रेखा है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो तीनों रेखाओं को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा से ऊपर है ये इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और भारत की भी स्थिति देखिएगा कि इसी रेखा के जो है नीचे है। तो ये रेखा जो है भारत से भी होकर पार करती है। तो जब ये रेखा भारत से होकर पार करती है तो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और ये भारत में जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा गुजरात, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ 8 में से 4 जो है ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं भारतीय मानक समय रेखा को। देखिए, इसके पहले ही हम लोग पढ़ें कि पृथ्वी पर बहुत सारी लंबवत जो है रेखाएं खींची गई है, जिनको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखाओं को किस लिए खींचा गया है, तो समय का पता लगाने के लिए। तो ये बहुत सारी देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। तो जिस जिस देश से ये देशांतर रेखाएं गुजरी हुई है, जो भी देशांतर रेखाएं गुजरी है, उन देशांतर रेखाओं के माध्यम से उस देश में समय का पता लगाया जाता है। जैसे भारत में भी एक देशांतर रेखा गुजरी है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और इसी रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी रेखा के माध्यम से भारत में समय का पता लगाया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनके माध्यम से भारत में जो है समय का पता लगाया जाता है। और जिस देश में देशांतर रेखाएं गुजरी होती है, जो देशांतर रेखाएं गुजरी होती है उसी के माध्यम से उस देश में समय का पता लगाते हैं। तो भारत में भी एक देशांतर रेखा गुजरी है, तो वह जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी के माध्यम से भारत में समय का पता लगाते हैं और इसीलिए इसको जो है भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में यह जो है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन सा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। सबसे पहला जो है ऊपर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और सबसे है लास्ट में है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस शहर से गुजरती है। तो प्रयागराज से गुजरती है, जो कि पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है।
लेकिन कुछ कुछ किताबों में दिया जाता है मिर्ज़ापुर का नाम दिया जाता है कि मिर्ज़ापुर जो शहर है वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा सबसे पहले गुजरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और राज्य पूछा जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यह हम लोग समझते हैं ग्रीनविच माध्य को यानी प्राइम मेरिडियन को। देखिए, पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं और जो सबसे बीचों बीच देशांतर रेखा है 0 डिग्री, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच माध्य कहा जाता है, क्योंकि इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे दुनिया में समय की शुरुआत होती है। पूरे दुनिया में टाइम की जो शुरुआत होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही होती है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा के हम दाहिने तरफ जाते हैं, राइट साइड में, तो समय जो है बढ़ जाता है, समय धीरे धीरे बढ़ता है। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो समय धीरे धीरे जो है घटता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के लेफ्ट साइड में जो भी देश होंगे तो उनमें जो समय होगा वह 0 डिग्री देशांतर रेखा जहाँ पर है वहाँ पर जो समय होगा उससे कम हो जाएगा। वही 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय हो रहा है तो उसके अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो जो भी देश है वहाँ पर समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे होगा। जैसे देखिए कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके राइट साइड में ही भारत है, यानी दाहिने तरफ भारत है। तो दाहिने तरफ जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा के समय आगे रहता है। तो भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है। और कितना आगे है तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रीनविच माध्य से भारत का जो समय हो कितना घंटा आगे होता है, तो 5 घंटा 30 मिनट यानी लगभग 5.5 घंटा आगे होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा वाले क्षेत्र में 1 बजा होगा तो भारत में जो है उसी वक्त 6:30 बज रहा होगा। क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है उससे भारतीय मानक समय रेखा जो है 5.5 घंटा आगे होता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 बजेगा तो भारत में उस वक्त जो है 6:30 बजेगा, यानी 5.5 घंटा आगे रहेगा। तो अब आइए हम भारत की सीमाओं की लंबाई को समझते हैं। देखिए, भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर है। अब देखिए, तट रेखा का मतलब क्या होता है कि भारत का वैसा बाउंड्री जो समुद्र से लगा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है, तो उसी को तट रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है भारत की तट रेखा है। तो इसकी संपूर्ण लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और इसमें जो है जो मुख्य भूमि है उसका भी शामिल है, मतलब जो मेन भारत है उसके भी तट रेखा इसमें शामिल है। और जो द्वीप समूह है यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे जो कि समुद्र में हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इनकी भी तट रेखा की लंबाई और मुख्य भूमि का भी तट रेखा की लंबाई सबको अगर शामिल कर दिया जाए तो टोटल तट रेखा की लंबाई भारत की हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर अलग अलग पूछा जाए कि मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई कितनी है, जैसा कि इमेज में देख रहे हैं कि जो मेन भारत है तो इसका जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और जो केवल द्वीप समूह की बात करें, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भी पानी के अंदर ही, समुद्र में ही है, तो इनके तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 1416 किलोमीटर है। तो ये आपको अलग अलग भी याद रखना है। और 6100 किलोमीटर और 1416 किलोमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपको अलग अलग भी याद रखना है और एक में भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाल ही में 2025 में डाटा पेश किया गया है भारत सरकार द्वारा, अप्रैल 2025 में। और उसमें कहा गया है कि जो भारत की तट रेखा की लंबाई हम लोग पढ़ रहे हैं 7516.6 किलोमीटर, ये इतना नहीं है, इससे भी ज़्यादा जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। और उन्होंने डाटा पेश करके कहा कि अब भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह 11,098 किलोमीटर है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले जो हमारे पास सेटेलाइट थे वो पुराने ज़माने के सेटेलाइट थे। अब जो सेटेलाइट आए हैं वो हाई क्वालिटी के आए हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले आए हैं, जिससे जो है भारत के तट रेखा की लंबाई स्पष्ट पता हो गई है। तो इस वजह से तट रेखा की लंबाई जो है बढ़ गई है भारत की, यानी 11,098 किलोमीटर हो गया है नया डाटा के अनुसार तट रेखा की लंबाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, जो मुख्य भूमि है इसकी तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। किसी किसी किताब में 6100 किलोमीटर देता है, लेकिन एनसीईआरटी जो किताबें हैं
उनमें मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई जो है 5422 किलोमीटर देता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी वाला भी ध्यान रखिएगा, ताकि कहीं एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद जो द्वीप समूह है, यानी केवल जो द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र में है, उनकी तट रेखा की लंबाई 1416 किलोमीटर है, लेकिन एनसीईआरटी में इनका दिया गया है 2094 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, मतलब जल के साथ उनकी सीमा लगती है। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है, जल के साथ लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों जो है समुद्र में ही है, तो इनकी चारों बगल से सीमा जो है समुद्र से लगती है। और दूसरा है पुडुचेरी और चौथा है दमन और दीव। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आपको ध्यान रखना है और 9 राज्य भी ध्यान रखना है, इनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब देखिए, हम लोग भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, अगर तट रेखा की लंबाई को छोड़ दें तो बाकी के जो रेखा बचे उनको स्थलीय सीमा कहा जाएगा। तो उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और ये जो है कुल 7 देशों के साथ ये जुड़ा हुआ है। जैसा कि इसके पहले ही हम लोग पढ़े कि भारत के जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश थे, तो उन्हीं के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यह हम भारत के मुख्य बिंदु को समझते हैं। देखिए, मुख्य बिंदु का मतलब क्या है कि जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप अपना जमीन जायदाद खेत खलिहान नापवाते हैं तो आपका जमीन जहाँ तक पड़ता है तो वहाँ तक जो है आप पिलहड़ गाड़ देते हैं या फिर ईंटा वाटा वहाँ पर हला देते हैं, ताकि आपको पहचान होती रहे कि यहाँ तक हमारी जो है जमीन है। ठीक उसी प्रकार भारत में भी जो है 4 ठो बिंदु बनाए गए हैं चारों दिशाओं में भारत के। सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसको उत्तरी बिंदु कहते हैं और उसका नाम जो है इंदिरा कौल है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा कौल है। और ये कहाँ पर है, तो सियाचिन लद्दाख में है। ये ध्यान रखिएगा। वही पूछा जाए कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, मतलब सबसे नीचा, तो उसका नाम है केप कोमोरिन, यह तमिलनाडु में है। यह ध्यान रखिएगा। और ये जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यह गौर मोता है और ये कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, तो किबुतु है और ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि के 4 दिशाओं में 4 बिंदु हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। लेकिन अब पूछा जाता है कि हमारा देखिए एक और भी स्थान है, एक और भी हमारा क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर भी जो है दक्षिणतम बिंदु है। तो उस दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार का मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका बहुत सारा भाग है, तो उसी में से एक भाग है ग्रेट निकोबार। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में ही है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और मुख्य बिंदु का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जो है समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। अब ये हम लोग समझते हैं भारत के तटीय मैदान को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है 2 तरह के तटीय मैदान है, एक होता है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। और दोनों को हम लोग इस मैप के माध्यम से समझते हैं, इमेज के माध्यम से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो लाल कलर से भुक भुक कर रहा है इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो लाल कलर से भुक भुका रहा है इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है इसलिए इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। और जो हरा रंग से भुकभुका रहा है इसको पश्चिमी तट कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम में है तो इसलिए इसको पश्चिमी तट कहते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इन दोनों के बीच जो मैदान है इसको कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। वही देखिए इस तरफ जो है ये पूर्व दिशा हो जाएगा। तो जो यहाँ पर लाल कलर से भुकभुका रहा है इसको कहते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। और जो हरा रंग से भुकभुका रहा है इसको कहते हैं पूर्वी तट। तो यहाँ पर भी देखिए कि पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच जो मैदान है इसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है
और ये जो है पश्चिम की तरफ है, इसलिए इसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ पर है। तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इन दोनों के बीच जो मैदान है उसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच जो मैदान है इसको कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, सभी को पता है कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वह जो है समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र के किनारे है, समुद्र से लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत से समुद्र सटा हुआ है उस समुद्र में जो है भारत का हिस्सा होगा। चाहे पूरे विश्व में कोई भी देश हो जो समुद्र के किनारे है तो उस देश का भी हिस्सा जो है समुद्र में हो जाता है, कुछ हिस्सा उसमें होता है क्योंकि वो समुद्र से सटा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी देश समुद्र से सटा हुआ है तो समुद्र उसी का हो जाएगा, पूरा समुद्र का हिस्सा जो है उसी के हिस्से में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ जो है नियम निर्धारित किए जाते हैं कि कितना दूरी तक उस देश का हिस्सा होगा। तो उसके लिए समुद्र में दूरी को जो है 4 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला बेस लाइन होता है, उसके बाद समुद्री सीमा होता है, उसके बाद संलग्न क्षेत्र होता है और उसके बाद जो है अनयन आर्थिक क्षेत्र होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग आसानी से समझते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। जैसे देखिए, भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो समुद्र के किनारे है। तो जो भारत का तटीय रेखा है उस तटीय रेखा के पास ही एक बेस लाइन खींचा जाता है। बेस लाइन इसलिए खींचा जाता है क्योंकि बेस लाइन से ही समुद्र में कोई भी दूरी मापना हो तो बेस लाइन से ही मापा जाता है। तो भारत का जो तट रेखा है वहीं पर एक बेस लाइन खींचा गया है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ब्लू कलर का है वो बेस लाइन है। ठीक है, अब कोई भी दूरी मापना हो समुद्र में तो बेस लाइन से ही मापा जाएगा। देखिए, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर अगर हम जाते हैं समुद्र में तो उस 12 नॉटिकल मील दूर के क्षेत्र को समुद्री सीमा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बेस लाइन है उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर जो क्षेत्र है उसको समुद्री सीमा कहते हैं। और समुद्री सीमा में जो है सैन्य कार्रवाई का अधिकार होता है। अगर कोई भी देश बिना अनुमति के, बिना किसी तरह का अनुमति लिए ही अगर उस समुद्री सीमा में प्रवेश करता है तो उसको मार गिराने की अधिकार होता है हमारे भारतीय सेना को, कि उसको मार कर ध्वस्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर जाते हैं समुद्र में तो 24 नॉटिकल मील दूर के जो क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर तो उसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, और जो संलग्न क्षेत्र होता है इसमें सीमा शुल्क लगता है। अगर किसी दूसरे देश का जहाज आता है या फिर कोई दूसरा देश का कोई भी चीज़ आता है तो संलग्न क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर भारत को टैक्स देना होता है। भारत को वो टैक्स देगा, अगर नहीं देता है तो फिर उसको प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो संलग्न क्षेत्र ध्यान रखिएगा कि बेस लाइन से अगर हम 24 नॉटिकल मील अंदर जाते हैं समुद्र में तो उसको जो है उस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बेस लाइन से अगर हम 200 नॉटिकल मील दूर समुद्र में जाते हैं, समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो जो 200 नॉटिकल मील दूर क्षेत्र होता है उसको अनयन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और अनयन आर्थिक क्षेत्र यह ऐसा क्षेत्र है कि अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का पेट्रोलियम मिलता है समुद्र के अंदर, या फिर कोई द्वीप मिलता है, या फिर कोई भी खनिज पदार्थ मिलता है तो वह उस देश का होता है जिस देश का अनयन आर्थिक क्षेत्र है। जैसे भारत का अनयन आर्थिक क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल मील दूर तक, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेगी, खनिज पदार्थ मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, कोई द्वीप मिलेगा, तो वह जो है भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भारत का जो तट रेखा है वहाँ से जो है एक उसके नज़दीक ही एक बेस लाइन खींची जाती है और इसी बेस लाइन से सभी दूरियों को मापा जाता है, समुद्र के अंदर मापा जाता है ताकि जितना भी एरिया है वो सब भारत का हो सके। और तो बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है वो समुद्री सीमा कहलाता है। फिर बेस लाइन से जो 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है उसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है उसको अनयन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद जो है जो अनयन आर्थिक क्षेत्र है यानी 200 नॉटिकल मील तक की दूरी है वो तो सब के सब भारत का हो जाएगा उसके पहले का। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद की जो दूरी है वह किसी भी देश का नहीं होता है, वो उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून उस पर लागू होते हैं, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है 200 नॉटिकल मील के दूर के बाद। यानी जो आप ये देख रहे हैं अनयन आर्थिक क्षेत्र है, इसके बाद जो ये वाला सब एरिया है यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, भारत का भी अधिकार नहीं है।
भारत का अधिकार कहाँ तक है, तो अनयन आर्थिक क्षेत्र तक ही है, यहीं पर वो जो चाहे वो कर सकता है, इसके बाद जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इस क्षेत्र को जो है हाई सी कहा जाता है, यानी उच्च सागर कहा जाता है। तो उच्च सागर में किसी का भी अधिकार नहीं होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट एक ध्यान रखिएगा कि एक नॉटिकल मील बराबर जो है 1.852 किलोमीटर होता है, और समुद्र में जो दूरी मापा जाता है वो नॉटिकल मील में ही मापा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको जितना भी बताया, जितना भी समझाया, आपको समझ में आया होगा। इस पर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा, अच्छे से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को फटाफट देखते हैं। कुल 20 प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे गोलार्ध में देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। उसके बाद है कि भारत की आकृति कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो आकृति है वो त्रिकोणीय है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे भारत के मैप को, वह त्रिभुज की तरह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो बताइए आप लोग, मैंने आपको बताया था कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 75 से 16 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगला है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो यह ध्यान रखिएगा, जम्बू द्वीप का अंग था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है। तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है उससे भारतीय जो मानक समय रेखा है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो वह 2.4% है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे विश्व का वो 2.4% होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो मैंने आपको बताया था कि 9 राज्य जो हैं वह भारत के समुद्र तट रेखा के किनारे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे लंबी है। मतलब गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र के किनारे तो है और उसकी तट रेखा जो है सबसे लंबी है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो देखिए, जब अगर केवल कहे दक्षिणतम बिंदु तो आपको इंदिरा पॉइंट मारना है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एक भाग है ग्रेट निकोबार, तो उसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि मुख्य भूमि के, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर केप कोमोरिन हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है, हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिग्मेलियन पॉइंट कहिए या फिर इंदिरा पॉइंट कहिए, बात एक ही है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश जो है सबसे अधिक हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है। तो देखिए, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा के बारे में मैंने आपको बताया था, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा जो है इसी
इसी रेखा के तहत भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो देखिए, असम की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, मेघालय की भी लगती है, त्रिपुरा के भी लगती है, लेकिन मणिपुर का नहीं लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर का जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि नहीं गुजरती है। तो देखिए, झारखंड से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। उसके बाद प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो चीन है, और पहला देश जो है रूस है, दूसरा देश कनाडा हो जाएगा और तीसरा चीन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कुल आपको 3 जो है याद रखना है सीरियल नंबर से, और 7वें नंबर पर भारत आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है। इसका आंसर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।